नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सुशासन दिवस पर आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देश को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने को लेकर जताई प्रतिबद्धता। कहा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत प्रयासरत। केरल सरकार पर बीजेपी का सियासी हमला। 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग। कहा मोदी सरकार के कारण हुए केरल में विकास के काम। और प्रभु यीशु के जन्म पर देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। पीएम मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। और अब दिखाते हैं आपको समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, महान विभूतियों का सम्मान। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मना रहा है। अटल जी की नई दिल्ली स्थित समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य हस्तियों ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को नमन किया। सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में होंगे, जहां वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, जहां एक साथ 3 महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी है। ये प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में वे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित है। 65 एकड़ में फैले इस प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय, जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था, उस तरह की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुंचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबके लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों, उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ संजोया गया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है मां भारती के 3 अमर सपूतों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 महामानवों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 राष्ट्र पुरुषों को।
ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को शरीर का कण कण और जिंदगी का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। नहीं, यह तो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इन महापुरुषों का जो है अब स्थापना किया गया, उनके मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक लखनऊ वासी होने के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव भी लड़ते रहे और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस दिन हम जो है लखनऊ चलते हैं, तो ये एक लखनऊ वासी के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। इतना समय किसी ने भी नहीं दिया है जितना लखनऊ को अटल जी ने दिया है। एक प्रेरणा स्थल वो लखनऊ का नहीं, पूरे जब भारत के लोग आएंगे उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा आकर्षक प्रेरणा स्थल वो बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से अश्विनी मिश्र और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है और आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया है। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की,
अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्णभुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, दुनिया भर का दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से चर्चा कर जाए। अटल जी ने बड़ी फर्मनेस के साथ कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब पाकिस्तान से चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक घुसपैठिया भारत से खदेड़ दिया नहीं जाएगा। और कारगिल विजय एक प्रकार से अटल जी के कालखंड का एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का परिचायक बना। अटल जी महान वक्ता थे, संवेदनशील कवि थे, लोक संग्रह और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। पूरा जीवन इनको अजात शत्रु माना गया। इनके विरोधी भी अटल जी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते। दल के लिए तो बोलते थे, अटल जी के लिए नहीं बोल सकते। आज एक युग पुरुष, एक स्वप्नद्रष्टा, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव डालने वाले व्यक्ति का हम 101वां जयंती मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये महामानव को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर गांधी जी के सहयोगी के रूप में, बाद में हिंदू महासभा के सृजन में और हिंदू विचार को, जो इस देश का मूल विचार है, इसको कोई संकोच के बगैर देश में प्रस्थापित करने का प्रयास किया। बाद में आगे चलकर वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनेक नेताओं को दिया जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत रत्न
श्री राजगोपालाचारी राजा जी का भी पुण्यतिथि का दिन है। एक ही दिन में 2 भारत रत्न की जन्म जयंती और एक की पुण्यतिथि, ये दिन भी कोई विशेष प्रकार का दिन लगता है। मैं उनको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को आगे बढ़ाना काम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रह गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य हैं, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से
मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहाँ शानदार हाईवे बन चुके हैं। मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। और कुछ स्टार्टअप तो लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां चला रही हैं। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। और अब स्टार्टअप और इनोवेशन से इसको नई ऊंचाई मिलने वाली है। पहले मैंने पीएम मित्र पार्क की बात करी। मित्रों, पीएम मित्र पार्क 5F विजन से बना है, जो किसानों को अपनी उपज का उचित दाम देने के लिए भी काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था ये पूरे पीएम मित्र पार्क में। और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क देश में कहीं लगा तो हमारे मध्य प्रदेश में लगा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों के लिए अनुकूल संरचना अपने मध्य प्रदेश में बन रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। अभी अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है। और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा कम समय में सबसे ज्यादा विकास किया है।
लगभग मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़। और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा छलांग लगाया है। 2024-25 में विश्व भर के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, मतलब करीब 50%। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि एक और गांव और एक और राम, एक और पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है और दूसरी ओर भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अगस्त 25 में 25 लाख करोड़ मूल्य के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हमने कर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है। हमने कोरोना से वैक्सीन बनाने में और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। खिलौनों के निर्यात में 239% की एक प्रकार से वृद्धि कर हमने बहुत आगे लिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रक्चर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 में 142वें स्थान पर थे, आज 63वें स्थान पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसने एक स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यूपीए के समय में 90,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नए बने हैं। 4 लेन हाईवे 18,000 किलोमीटर बने, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर थी, आज 7,84,000 किलोमीटर थी। 74 हवाई अड्डे थे, आज 163 है। एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, 164 वंदे भारत ट्रेन यहां बन रही है और वंदे भारत के कलपुर्जे अब हमारे मध्य प्रदेश में भी बनने की शुरुआत होगी। एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, आज 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, आज 68,000 किलोमीटर हुए हैं। मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 थे, आज 23 है। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 पंचायत में था, आज 2,14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योजकों को अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक लोकेशन इतना आकर्षक है कि हर जगह बीज बोकर क्रॉप लिया जाता है, यहां रुपया बोकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इतना फर्टाइल लैंड हमारा मध्य प्रदेश है और जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो शुरुआत मुझे कम से कम विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम लाने वाली शुरुआत होगी। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य की जनता को और उद्योजकों को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो वो सस्टेन होती है,
वो सफल होती है। और ये नया विचार मध्य प्रदेश के लिए शुभ हो, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। और आप सभी को ग्वालियर के पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। ग्वालियर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। अयोध्या मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन आप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था मध्य प्रदेश, आज तमाम सेक्टर्स में इसमें ग्रोथ हो रहा है। और जो समिट है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जो रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाता है, स्टार्टअप की संभावनाओं को बढ़ाता है, और तमाम क्षेत्र हैं जिनमें इस पूरे प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाने की क्षमता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपू दास की कट्टरपंथियों के हाथों हत्या के बाद भी हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। हिंदुओं के बाद अब क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा से दहल उठी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वतन वापसी से ठीक पहले ढाका में बमबाजी की घटना हुई। मोक बाजार में कल शाम बदमाशों द्वारा फ्लाईओवर से फेंके गए देसी बम में सियाम नाम के एक युवक की मौत की खबर आई है। ये घटना बांग्लादेश मुक्तियोद्धा संसद सेंट्रल कमान के सामने वायरलेस गेट इलाके के पास हुई। इससे पूरे ढाका में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना ने बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी ढाका में डर और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा की आग में बांग्लादेश लगातार जल रहा है। हिंदुओं के बाद अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी चिंताजनक स्थिति है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले ढाका में फिर से हिंसा हुई और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। ढाका के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने वारदात हुई। बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में डर और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, चिंता वहां पर बढ़ गई है। हिंसा की आग में बांग्लादेश लगातार जल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार वहां पर हो रहे हैं उन्होंने चिंता और बढ़ा दी है। यही नहीं, हिंदुओं के बाद अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले ढाका में एक बार फिर से हिंसा की घटना हुई है। ढाका के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने वारदात हुई और बदमाशों ने क्रूड बम फेंक दिया। बांग्लादेश में
सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है। अखिलेश, अगर आपसे समझना चाहें, बांग्लादेश में लगातार स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, क्या वजह है इसकी, क्या वजह दिखाई दे रही है? लगातार पहले हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, अब ईसाई समुदाय को भी नहीं बख्शा गया। देखिए, जो संभावना इस बात की आ रही है कि देखिए, जो 12 फरवरी को चुनाव की घोषणा हो चुकी है बांग्लादेश में, और उस चुनाव की घोषणा के पहले ये कोशिश ये हो रही है कि वहाँ एक धार्मिक धर्मांधता के आधार पे एक ध्रुवीकरण तैयार किया जाए। देखिए, कुछ दिनों पहले इस बात के भी खबर मिले, इस बात के झंडे मिले जिसमें कि ISIS के झंडे मॉब के बीच में दिखे। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में इस्लामाइजेशन की कोशिश हो रही है कि 12 फरवरी को जो चुनाव हो उसमें की जो इस्लामिक तत्व है बांग्लादेश के, वो विजय हासिल कर सके। तो निश्चित तौर पे यह एक चिंताजनक स्थिति है बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश में जो रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए भी, और उसके अलावा आसपास के देशों के लिए भी एक खतरनाक स्थिति है कि अगर ISIS वहां अपनी जड़ें जमाता है या एक इस्लामिक ध्रुवीकरण होता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन स्थितियां एक बांग्लादेश कह सकते हैं कि चुनाव के समय एक स्थिति में ऐसी परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। जैसे आज तारिक रहमान जब लंदन से आए हैं बांग्लादेश में, ढाका में, और तारिक रहमान के आने के बाद देखने की बात होगी कि किस तरह से स्थितियों में परिवर्तन होता है, एक समीकरण बनता है, समीकरण में क्या बदलाव आता है। बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थितियां वहां पर हैं, वो बांग्लादेश में जो चुनाव होना है अगले साल, उससे पहले आपको लगता है कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत एक माहौल बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि देखिए, चुनाव एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय की हर पार्टी चाहता है कि अपने अपने आधार पर ध्रुवीकरण करे, और बांग्लादेश में चूंकि अवामी लीग को वहां भी प्रतिबंधित किया गया है, तो अवामी लीग के नहीं रहने के कारण बांग्लादेश में जो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिबरल पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स का अभाव है। अब हम जो प्रतिस्पर्धा हो रही है बांग्लादेश में, एक तरह से कहे कि वहाँ की जो राइट टू द सेंटर जो फोर्सेज है उन्हीं के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है, और जिसमें कि जो स्टूडेंट मूवमेंट में हुआ उसके पैमाने पे कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो लोग उसमें आए, और इस्लामिक कट्टरपंथ को अभी मौका मिला है, चुनाव का मौका मिला है, तो एक तो दहशत भी फैलाए, दूसरी तरह है कि माइनॉरिटी के खिलाफ एक माहौल बनाए कि जिसमें कि खास तौर पे हिंदू और क्रिश्चियन के खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे एक कोशिश ध्रुवीकरण की है कि एक एंटी माइनॉरिटी ध्रुवीकरण करके चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल, हिंसा की आग में लगातार बांग्लादेश जल रहा है, और लगातार जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो जो है काफ़ी चिंता जो है वहाँ की स्थिति के बारे में पैदा करती हैं। हिंदुओं पर लगातार वहाँ पर अत्याचार, जिस तरह से पहले इस्कॉन पर वहाँ पर हमला हुआ, फिर दीपू चंद्र की मौत के बाद लगातार जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पहले हम आपको बता दें, मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, और उसके बाद लगातार जिस तरह की घटनाओं को वहाँ अंजाम दिया जा रहा है, मीडिया हाउसेस पर हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जो है अत्याचार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। दीपू दास की कट्टरपंथियों के हाथों हत्या के बाद भी हिंदुओं के घरों को लगातार जलाया जा रहा है। हिंदुओं के बाद अब क्रिसमस के मौके पर भी ईसाई समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। तो हिंसा और सियासी अस्थिरता वहां पर लगातार जारी है, और इसके साथ ही तारिक रहमान की 17 साल के बाद देश वापसी हो रही है। उससे पहले ये जो हमले हैं वो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो लगातार BNP के कार्यकारी चेयरमैन भी तारिक रहमान हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति पर दुनिया भर की नज़रें हैं। 1971 में भारत पाक जंग के बीच भी वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। तो दिखाई दे रहा है किस तरह से बांग्लादेश में लगातार स्थिति चिंताजनक हो रही है। अगर हम सिलसिलेवार घटनाओं की बात बताएं तो 2004 में अवामी लीग की रैली में
ग्रेनेड से हमले में नाम आया था। 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार हुए थे। हम तारिक रहमान की आपको बात बता रहे हैं। 2008 में जमानत मिली और इलाज के लिए लंदन चले गए थे और अब जब वापसी है इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। 17 साल से लंदन में रह रहे थे तारिक रहमान। तो तारिक रहमान की वापसी और लगातार जिस तरह से वहां पर घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर हम बीएनपी की राजनीति की बात करें वहां पर, तो लंदन से ही बीएनपी की राजनीति में भूमिका निभाई थी। तो जिस तरह की सियासी हलचल है उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। कहा जा रहा है तारिक रहमान कोई ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। और इस बीच जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा और सियासी अस्थिरता जारी है, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंसा की वहां पर घटनाएं और तारिक रहमान की 17 साल बाद देश वापसी, सभी की नज़रें लगी हुई हैं। और जिस तरह से लगातार वहां पर स्थिति चिंताजनक है, उसने भी कई सवालिया निशान वहां पर सियासी हलचल पर लगा दिए हैं। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है लगातार चिंताजनक बनी हुई है और इस चिंता पर कई सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात सांसद खेल महोत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनने वाले देश भर के युवा खिलाड़ी भी जुटे। पीएम ने कुछ खिलाड़ियों से संवाद भी किया। खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव पहल की सराहना करते हुए इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु की खिलाड़ी निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। आपको सांसद खेल महोत्सव का जो एक कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent, and it was It was very helpful to develop my skills in the sport. Thank you so much, sir. निशिका, हमारे Sir. देश के हर शहर में, हर गांव में टैलेंट का भंडार भरा हुआ है।
आप एक नहीं दो दो खेल, और सिर्फ खेल ही नहीं, आप उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप दोनों खेलों की जो अच्छाई है उसे अपनी ताकत बनाइए, और जब कोई स्थिति आए कि आपको एक खेल चुनना है तो खूब सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वणक्कम। असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के युवा खिलाड़ियों से भी पीएम ने संवाद किया। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज से बात करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने के लेकर प्रतिबद्ध है। इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बड़का ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं? हाँ जी। आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा? हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इसका अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल आपने हाथ में लेके दूं जी, आपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाटता रहो। देखिए नीरज, मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ। मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा, मस्ती से खेलते रहिए। मेडल तो अपने आप आएंगे, आप अपनी मस्ती में रहिए। और मैं अपने सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। हाँ जी। एक जीतता है, दूसरा सीखता है। हाँ जी। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। पीएम ने कहा कि 2030 में जब देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तब दुनिया की नजर भारत पर होगी। पीएम ने कहा भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत है। पीएम ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों का लाभ देश के युवाओं को हो रहा है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बेहद महत्वपूर्ण अगर इस आयोजन की बात करें हो जाता है, विशेषकर प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोई भी हारता नहीं है, एक जीतता है और दूसरा सीखता है। कितनी बड़ी प्रेरणा।
बिल्कुल रमा, ये बात इस बात को दर्शाती है कि आप जो है वो अपना फोकस जो है वो सिर्फ खेल पर रखिए और खेल के माध्यम से आप उन चीज़ों को हासिल करिए जो कि आपको ओलंपिक के मंच तक सफलतापूर्वक पहुंचा दे। जी हाँ, मतलब कहने का ये है कि खिलाड़ी जो है अगर इस स्तर पे आकर के अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने खेल को सुधारते हैं, अपने खेल में लगातार सुधारात्मक रवैया अपनाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो यहाँ से उनका जो एक कहना चाहिए जो एक नींव तैयार होती है उसको कहीं ना कहीं एक इशारा किया है पीएम ने, जो कि वो हर दफ़ा चाहे इस स्तर के खिलाड़ी हों या फिर ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हों या राज्य स्तर के खिलाड़ी हों या स्कूली स्तर के खिलाड़ी हों, उनका हमेशा यही कहना रहा है कि आप जब भी खेल के मैदान पर उतरें तो जीत और हार को एक तरफ छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप जब मैदान पर उतर रहे हैं तो उस दबाव को आप किस तरह से ले रहे हैं, वहाँ से आप अपने जो भी आप अगर आप दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, अगर आप कुश्ती में हिस्सा ले रहे हैं, अगर आप बॉक्सिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो पंचेस हैं, जो दाव पेच हैं, जो स्किल है, उस स्किल का जो डेवलपमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि एक स्तर पर जाकर के वो जो पूरी कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए होती है। और इसी वजह से हमने देखा है, चाहे संसद खेल महोत्सव हो, चाहे खेलो इंडिया हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, और अब हमने देखा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो भी निकल करके आ रहे हैं, तो इसका पूरा जो एक निचोड़ है वो इस बात को दर्शाना है कि देश में एक माहौल बने, खेल को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बने। क्योंकि अक्सर क्या होता था पहले, अगर हम देखें तो शायद जो तैयारी का जो लेवल होता था वो या तो ओलंपिक आए तब होता था, या राष्ट्रीय खेलों के समय देखने को मिलता था, या कॉमनवेल्थ गेम्स के समय, या फिर एशियाई खेलों के समय। तो ये जरूर नोटिस किया गया कि हम डायरेक्ट अगर इन खेलों के लेकर के तैयारी करते हैं तो शायद वो मेडल्स की जो संख्या है वो उस संख्या में नहीं आ सकती जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर के जब विचार विमर्श किया गया तो जमीनी स्तर को किस तरह से मजबूती दी जाए, जहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं उस स्तर पर किस तरह से मजबूती दी जाए, और वहां से खिलाड़ियों की जो नींव है उसको कैसे एक सशक्त किया जाए, सशक्त रूप दिया जाए, ताकि वो जो उनका जो एक निचोड़ है वो ऊपर तक जाते जाते, यानी कि ओलंपिक लेवल तक जाते जाते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक जाते जाते, वो न केवल जो बाहर के जो दबाव हैं उनको बखूबी निभा सके, उनसे बाहर निकल सके, बल्कि अपने प्रदर्शन के ग्राफ को भी लगातार जो है वो आगे बढ़ा सके। रमा। गौरव, बिल्कुल जिस नींव की आप बात कर रहे हैं, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया जब वो संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर पहुंच को नहीं प्रतिभा को महत्व दिया जा रहा है। किस तरह से ये जो अभियान है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इससे देश के कोने कोने से प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, उनको मौका मिल रहा है, और किस तरह से अगर खेल का क्षेत्र कहते हैं तो इसमें देश को जिस तरह से बुलंदियों की तरफ ले जाने की कवायद जारी है, जो खिलाड़ी हमारे इनाम ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रही हैं, उस दिशा में ये कितना अहम हो जाता है? देखिए रमा, अगर इसको इन बातों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि खेलो इंडिया का जो मंच है, खेलो इंडिया के मंच में आप जो है वो स्कूल के स्तर से भी आप अपने आप को सामने ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका खेलो इंडिया एक टैलेंट हंट जो है वो पूल बनाया गया है, जहां पर जो पूर्व खिलाड़ी हैं हर खेल से जुड़े हुए, उनकी एक समिति है। तो वो क्या करती हैं कि वो देश के जो छोटे छोटे इलाके हैं या छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ से जाकर के एक टैलेंट हंट यानी एक सर्च किया जाता है कि प्रतिभा को खोजा जाए और उस प्रतिभा को इस मंच तक लाया जाए, एक पॉलिश जो प्रतिभा है उसको पॉलिश किया जाए, और फिर जो क्रीमी लेयर है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ा एक सर्च अभियान जो है वो हमने देखा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो कोचेस की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि कोच जो होते हैं वो अहम भूमिका जो है वो प्ले आउट करते हैं इस सब खिलाड़ियों के सामने लाने में। तो ऐसे में कोचेस जो है वो बेहतर तरीके से सामने आए, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कोई समझौता ना हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोचेस के लिए भी एक टैलेंट हंट जो है वो भी तैयार किया जाता है, उनकी भी निगरानी की जाती है, और जो कोचेस सेलेक्ट किए जाते हैं उनके परफॉर्मेंस को भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है कि उनके परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है, वो जो खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं उसका कितना कुछ खिलाड़ी जो है वो सीख पा रहे हैं। तो इन सब को लेकर के एक पूरा एक जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिली है, और उसी के जो बेहतर नतीजे हैं वो हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं कि आज देश जो है वो न केवल निशानेबाजी में बल्कि हर
हर खेल में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खुद को लगातार सामने लेकर के आ रहा है, चाहे फिर कुश्ती की बात कर लें, चाहे निशानेबाजी की बात कर लें, चाहे एथलेटिक्स की बात कर लें। और इस सब का एक बखूबी जो एक माहौल जो बना है वो खिलाड़ियों को जो जमीनी स्तर से है वहां से सबसे ज्यादा जोड़ रहा है। उन्हें सुविधाओं की जो सहूलियत है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खिलाड़ियों तक पहुंच रही है। जैसा कि हमने खुद बातों में भी सुना कि खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अहम हो जाता है कि जब वो पार्टिसिपेट करें तो उनके पास ही एक अभ्यास का मैदान हो, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। अगर वो किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो उनके अकोमोडेशन की यानी कि उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो उसका समुचित इंतजाम हो, इसके साथ ही साथ खान पान की जो व्यवस्था है उसका समुचित इंतजाम हो। तो ये जब निचले स्तर से इस तरह की चीजें जो है वो सामने देखने को मिलती हैं तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उसका मानसिक रूप से बड़ा असर गौरव दिखाई देता है कि उसे अपने प्रदर्शन के ग्राफ को किस तरह से ऊपर ले जाए। हमारी खिलाड़ियों की प्रतिभा प्रदर्शन में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।